गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लाइव आ चुके हैं। कल का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया था, कैसा लगा? कोई दिक्कत परेशानी हुई? नोट्स बना लिया आप लोग? नोट्स बनाते जाइएगा। हाँ, नोट्स बनाने में कमी नहीं कीजिएगा। और देखिए, आप लाइव क्लास में ही आइए। आप लोग सोचते हैं क्या कि लाइव में नहीं भी रहेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं 1 या 2 मिनट के भाषण दे रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, चुटकुला कहानी कुछ सुना रहा हूँ, आप उसको टक 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 दाब कर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर जब लिखने लगेंगे तब आप देखिएगा। ये सब चीज सही आदत नहीं है, सही हैबिट नहीं है। मास्टर कुछ बोलता है ना, वो कामे का चीज होता है। आपको मार भी दिया एक था तो समझिए कि आशीर्वाद मिला है। मास्टर जो बोलते हैं आपका आशीर्वाद है। इसीलिए यदि किसी कारणवश आप लोग लाइव में नहीं आ पाए और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो टक 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 करके फॉरवर्ड मत कीजिए, एक सुर से देखिएगा। समझ गए? बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं करना है आपको, एक सुर से देखना है। हालांकि मैं आप लोगों को बोला था कि वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, किए भी कुछ वीडियो को प्राइवेट। और ये भी जो लाइव सेशन है, यदि आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो जैसे वीडियो खत्म होगा पता चलेगा वीडियो ही उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, आकाश में जाएगा ना पाताल में जाएगा, वीडियो उड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो लाइव में ही आना है। कल टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, आज कुछ नया चीज पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर, और फिर पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज देखिए, यदि आज हो पाया तो ठीक, नहीं तो अगले क्लास में बताएंगे। और फिर कुछ अदर बुक से भी पढ़ेंगे, केसी सिन्नाडी शर्मा, जिसका आप नाम ले लीजिए। आइए पहले पोजीशन वेक्टर समझते हैं क्या होता है। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, इस चीज को पहले समझते हैं। आज लगता है क्या कि थोड़ा सा ये जो लिखने में है, कितना है ये, ठीक तो है, लगता है कि आज उतना डीप नहीं दिख रहा है ना जी, डीप नहीं दिख रहा है आज। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? तो आइए पहले एक फोटो के माध्यम से समझते हैं। फोटो के माध्यम से पहले 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं हम लोग। 2 डायमेंशन में ज्यादा डीप नहीं चल रहा है, दाब पे भी लिख रहे हैं तो नहीं चल, इसका मतलब मार्कर खराब हो गया। ठीक है, इसका मतलब मार्कर खराब हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका x, ये आपका हो गया y, और ये मूल बिंदु ओरिजिन हो गया। समझे? मूल बिंदु ओरिजिन। यहां पर आपका एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। समझ गए? P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। आप O से P को मिला दीजिए। समझे? O से P को आप क्या कीजिए, तो आप इसको मिला दीजिए, यानी कि इसका O हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। OP जो वेक्टर है
ओपी वेक्टर, इसका ओ हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और पी हो जाएगा आपका टर्मिनल पॉइंट, यानी कि ओ आपका हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु और पी आपका हो जाएगा अंतिम बिंदु। ठीक, तब वेक्टर ओपी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। समझे? वेक्टर ओपी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? ओ यानी कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यही डेफिनेशन है। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट, पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट, ठीक, एंड ओ बी दी ओरिजिन, ओ आपका ओरिजिन है। then the vector, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा प्यारे बच्चों, मैं ऐसा करता हूं कि चेंज कर देता हूं, ऐसे जो है ना उतना स्पष्ट क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, नहीं तो लिखने में आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। ठीक है, यदि देखने में ही परेशानी हो फिर मजा नहीं आएगा, बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। तो देखिए अब परेशानी नहीं होगा। देन द वेक्टर OP is called the position vector of P with respect to origin, with respect to origin O। क्या बोले? हम बोले कि ये जो P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है वो आपका ओरिजिन है, तो OP को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। किसका? P का। किसके रेस्पेक्ट में? तो O के रेस्पेक्ट में। समझ गए? किसके रेस्पेक्ट में? तो O के रेस्पेक्ट में। ठीक, और यदि आप क्लास 11 में पढ़े थे तो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे 3D, 3 डायमेंशन, और उसके पहले पढ़े थे हम लोग 2D, 2 डायमेंशन पढ़े थे हम लोग। तो O और P का यदि मैग्नीट्यूड निकालना होगा, O और P का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड आप ही बताइए कि कैसे निकालिएगा। OP का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो O जिसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो 0 0 ओरिजिन है, P का XY है, तो दूरी सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, मैग्नीट्यूड निकालने आप जानते ही हैं। तो क्या सीखे पोजीशन वेक्टर के बारे में? अभी मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड, पहले और आपको बताते हैं क्या सीखे। लेट P X Y be any point and O be the origin, then the vector OP is called the position vector of P with respect to O, origin O। हिंदी में लिख देते हैं, माना कि P X Y कोई एक बिंदु है तथा O मूल बिंदु है, तब सदिश OP को, तब सदिश OP को
P का O के सापेक्ष, P का मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्थिति सदिश हम लोग कहते हैं। ठीक, अब देखिए ओपी वेक्टर का हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो दूरी सूत्र से निकालिए। मैग्नीट्यूड का मतलब दूरी, डिस्टेंस निकालना है। हम लोग क्या पढ़े थे कि इस दोनों का अंतर करके निकाल लीजिएगा, ऐसे पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मैं यहां पर एक बार लिखकर बता देता हूं। इस प्रकार से पढ़े थे, यदि ये x1 y1 है, पॉइंट A है, ये B x2 y2 है, तो AB बराबर हो जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप जानते हैं। तो यहां पर देखिए ये तो आपका 0 0 है, ये x y है, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। कहने का मतलब है OP बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसी में इफ ओपी वेक्टर को यदि आप आर बोल देते हैं तब क्या होगा? यदि ओपी वेक्टर का नाम आप यदि आर दे दिए तो आप क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज इस ओपी की जगह आर ले लीजिए। आर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? तो आर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो हम लोग ये निकाले पोजीशन वेक्टर या उसका मैग्नीट्यूड निकाले, हम लोग 2 डायमेंशन में निकाले। समझिए, एक्स वाई 2 प्लेन है आपका, लेकिन हम लोगों को वेक्टर में 3 डायमेंशन भी पढ़ना है, एक्स वाई जेड प्लेन भी पढ़ना है। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको 3 डायमेंशन में निकालकर बताता हूं। ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। होप कि आप लिख लिए होंगे। आपको लिखते जाना है मेरे साथ, आपको मेरे साथ लिखते जाना है। अब आपको हम बताते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में देखिए, ये आपका x, ये आपका हो गया y और ये हो गया z। ये भाई साहब हो गया आपका मूल बिंदु। समझ गए? क्या हो गया? मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। ठीक, 3 डायमेंशन जो है ना, 3 डायमेंशन आपको समझाते हैं आपके घर को लेकर, तब आपको समझ में आएगा। घर के आप किसी कोने को पकड़िए,
समझे? अभी जिस घर में आप बैठे हैं उस घर के कोने को पकड़िएगा, पकड़ लिए कोने को। देखिए एक दीवार ऐसे है, ऐसे, समझ गए? इधर देखिए, अभी आप नीचे फर्श देखिएगा, एगो ई दीवार है आपका, एगो ई दीवार है ना, एगो ई दीवार है, एक ई दीवार है? इसके ऊपर दीवार खड़ा है ना, इसके ऊपर भी दीवार खड़ा है। ये कोनवा में देखिएगा, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, समझ गए? ऐसे है ना जी, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो ऊपर जो कोना दिखता है, ये जो कोना दिखता है, इस कोने को आप जेड एक्सिस मान लीजिए, समझ गए? क्या मान लीजिएगा? जेड एक्सिस। ई वाला का एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, घर के ई वाले कोने को आप मान लीजिए क्या? एक्स एक्सिस। इधर वाले को क्या मान लीजिए? जेड एक्सिस। और इससे जब खड़ा है उसको क्या मान लीजिएगा? एक्स वाई, और खड़ा वाले को क्या मान लीजिए? जेड एक्सिस। लेकिन फोटोवा में जो है ना, फोटोवा में ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले को ऐसे टेढ़ा करके दिखाते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रहे, ये तीनों एक दूसरे पर लंब होता है, तीनों एक दूसरे पर क्या होता है? तो एक दूसरे पर लंब होता है, नहीं तो यदि दीवार टेढ़ा हुआ कि दुर्घटना घटे, इसीलिए तीनों एक दूसरे पर लंब होता है, सबसे पहली बात। ठीक, ये तो आप समझे, दीवार एक्स वाई जेड एक्सिस में आपको समझाया। अच्छा बाबू देखिए, जब कभी भी आप एरिया निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा, तो वो 2D में निकलेगा। और वॉल्यूम की बात जब कीजिएगा ना, वॉल्यूम कभी भी 2D में नहीं निकलता है। आप किसी सर्किल का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि उसमें ऊंचाई नहीं दीजिएगा। क्षेत्रफल आपका 2D में निकलेगा, एरिया 2D में निकलेगा, और वॉल्यूम जब भी निकलेगा 3D में, क्योंकि एरिया के साथ साथ उसमें ऊंचाई भी, हाइट भी देनी होती है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं इसमें। हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, समझे? एक पॉइंट ले लिए P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। O और P को आप मिला दीजिए, O और P को मिला दीजिए, तो यही जो OP वेक्टर है, ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा किसका? तो P का, किसके रेस्पेक्ट में? O यानी कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक, इसी चीज को लिखते हैं। क्या लिखेगा? लिखना है, यहीं से लिखते हैं, लेट P x y z be any point and O be the origin, then the vector OP is called position vector of P with PECT, respect to the origin O। हिंदी में क्या लिखिएगा?
P एक्स वाई जेड कोई एक बिंदु है तथा O एक मूल बिंदु है, तब सदिश OP को P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश। अब मैग्नीट्यूड की बात कीजिए, कैसे निकालेगा मैग्नीट्यूड? तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, दूरी सूत्र कहीं लगेगा। जिस प्रकार से आपका 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, समझ गए? 2 कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, इसी के लिए वही आपका 2 पॉइंट लेकिन 3 कोऑर्डिनेट वाले के लिए फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा। बस इसमें Z1 Z2 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्लास 11 में जब आपको 3D बताए थे, उस समय भी आपको बताए थे। यदि नहीं भी पढ़े 11 में कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब है OP बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका निकल गया मैग्नीट्यूड। क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड। हालांकि जनरली क्या होता है, तो जनरली हम लोग समझ गए, जनरली हम लोग यदि पॉइंट ए है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग जो है या यू कहें, उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग छोटकी ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। यदि पॉइंट बी है तो छोटकी बी वेक्टर से, पॉइंट सी है तो छोटकी सी वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं। इन प्रैक्टिस we generally denote the position vector of point, the position vector of point A, B, C by the vector by A vector, B vector, C vector। फोटो से समझिए, इस प्रकार से आपका x, y, z पॉइंट A है, ठीक है, पॉइंट B है, पॉइंट C है। तो हम लोग प्रायः इसके लिए पोजीशन वेक्टर A यूज करेंगे, B के लिए B यूज करेंगे और C के लिए हम लोग C यूज करेंगे। जनरली ऐसा ही होता है। A वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखिएगा? A, B के लिए B, C के लिए C। यही आपका तरीका है पोजीशन वेक्टर लिखने का, ठीक है। होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। होगी भी कैसे, जब आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं तो आपको परेशानी हो भी नहीं सकती है। तो इसको आप लिख ही लिए होंगे। इस तरफ आपको बोल भी रहे, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और आपको शुरू में ही बोल दिए कि प्यारे बच्चों आपको मेरे साथ लिखते जाना है, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ के एकदम आराम आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए
ये फोटो भी आप बना लिए होंगे। एकदम आराम से पढ़ाएंगे हम लोग, आपको लिखते जाना है, समझे बेटा। यदि दिक्कत हो लिखने में तो आप बोल दीजिए कि सर नहीं हो पाया है, तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि डायरेक्शन कोसाइंस जो है आपको आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्शन कोसाइंस अभी ही दे दिया है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है और हर बार बताता भी हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताएंगे, दिक्कोजिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, और फिर जब हम आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे ना, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट जब हम आपको बताएंगे, उस समय आपको बड़का डिटेल में, खूब डिटेल में डायरेक्शन कोसाइंस बताएंगे, डायरेक्शन रेशियोज बताएंगे, समझे, बहुत डिटेल में बताएंगे। लेकिन कब? जब आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में घुसेंगे, तब आपको बताएंगे। अभी बस थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस, दिक्कोजिया, दिक्कोजिया क्या होता है? दिक्कोजिया, इस चीज को हम लोगों को समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं। बाबू आपको लिखते जाना है x y z, एक यहाँ पे पॉइंट है x y z, जिसका कि कोऑर्डिनेट है x y z। p एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट x y z के साथ। OP आप मिला दीजिए, तो OP आपका एक वेक्टर हो गया, समझे। OP क्या हो गया? तो OP आपका एक वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर जो है ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, अभी हम बार बार पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन बनेगा, यानी कि धनात्मक दिशा के साथ। और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि घड़ी के जैसे घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, यदि घड़ी के चलने की दिशा में आप लीजिएगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा, तो एंगल निगेटिव बनता है, माइनस में बनता है। लेकिन यदि घड़ी के चलने की आप विपरीत दिशा में लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में लीजिएगा, तो एंगल आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बनता है। तो यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मैं ले रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये भाई साहब अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण। वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बीटा कोण, और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये गामा कोण बनाता है। ये जो आपका वेक्टर OP है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोण के पहले यदि आप कॉस लगा देते हैं, इस कोण के पहले यदि आप कॉस लगा देते हैं, कहने का मतलब अल्फा के पहले कॉस लगाइएगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा, बीटा के पहले कॉस लगाइएगा तो कॉस बीटा हो जाएगा, गामा के पहले कॉस लगाइएगा तो कॉस गामा हो जाएगा। तो यही आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा,
इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? तो बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से एक बार सुनिए, वेक्टर OP एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा कोण बनाया है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा कोण बनाया है, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में गामा कोण बनाया है। तो इसके आगे आप कॉस लगा दिए, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। समझ गए? जो मैं बोला उसी चीज को यहां पर लिखता हूं। लेट वेक्टर OP मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with the positive direction of OX, OY and OZ। OX का मतलब X एक्सिस, Y का मतलब Y एक्सिस, OZ का मतलब Z एक्सिस। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, आप ऐसे भी लिख सकते थे। Let vector OP max angle alpha beta gamma with the positive direction of X axis, Y axis, Z axis. Then their cosines, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, are called direction cosines of वेक्टर OP। तब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को हम लोग वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। जनरली it is denoted by L, M and N। प्रायः इसको हम लोग L, M, N से डिनोट यानी कि सूचित करते हैं। मेरा चेहरा ज्यादा काला दिख रहा है ना जी? इतना काला तो हम है नहीं। अब बुरा लग रहा है? थोड़ा सा तो पहले से साफ कर रहे हैं। यानी कि दैट इज अल्फा बराबर कितना हो गया? बल्कि अल्फा नहीं, L बराबर हो गया cos अल्फा, M बराबर cos बीटा एंड N बराबर cos गामा। समझ गए? L बराबर कितना हो गया? तो cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्ट में इसको डीसीज लिखेंगे, D.C'(S), डीसीज। डायरेक्शन कोसाइंस बार बार लिखना थोड़ा सा टफ है, इतना बड़ा कौन लिखेगा? तो हम लोग अब से इसको डीसीज ही बोलेंगे। समझ गए? डीसीज का मतलब आप क्या समझ जाइएगा? तो आप समझिएगा डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, मैं हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में क्या है? तो माना सदिश OP OX, OY तथा OZ के धनात्मक दिशा के साथ अल्फा, बीटा तथा गामा
कोण बनाती है। तब इसके कुज्या, तब इसके कुज्याएं, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा को सदिश OP का दिक कुज्या ब्रैकेट में दिस इज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक कुज्या यानी कि दिस इज। इसे पराया आप लोग लिखते जाइएगा, इसे प्रायः L M तथा N से सूचित किया जाता है। इसको कैसे सूचित करते हैं? तो L M N से हम लोग सूचित करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? दैट इज L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। यही आपका कहलाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अभी मैं क्या बोलता, अभी मैं आपको बताया कि बाबू अभी मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, फिर इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा जब आपको बताएंगे डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट जब आपको बताएंगे तब डायरेक्शन कोसाइंस को और ज्यादा डिटेल में आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल। अभी इसके डायरेक्शन कोसाइंस के लिए इतना ही रहने दीजिए, समझे। और अब आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इस 3 को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस 3 को हम लोग बनाते हैं। होप कि आप इसको लिख लिए हों, आपको तो पहले ही बोले थे, लिखते रहिएगा। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 1, represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree west of south, west of south, ये क्वेश्चन है। देखिए बाबू, ऐसा है कि मैं क्वेश्चन को तो हिंदी में नहीं लिखूंगा, समझे। अब क्वेश्चन को बार बार यदि मैं हिंदी और इंग्लिश करके लिखने रहूं तो समय बहुत खराब हो जाएगा। क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा इंग्लिश में ही, आपके पास बुक होगा ही, बुक होगा। यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन उतार लीजिएगा बुक से। मेरा कितना ज़्यादा समय खराब कीजिएगा, समय आप ही का खराब होगा। पहले हिंदी में क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इंग्लिश में लिखेंगे, समय खराब हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा इंग्लिश में, आपको जिस माध्यम में लिखना है आप लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, सॉल्व करेंगे, समझिए आप, दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों। कोई समस्या किसी को तो बोलिए। क्या छोटो, कोई दिक्कत?
एक बोल लीगे कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है नो, चलिए ठीक है, नहीं दिक्कत। सॉल्यूशन क्या कहता है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ यानी कि साउथ के पूरब तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। देखिए कैसे दिखाइएगा, देखिए ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये क्या हो गया बाबू ईस्ट, और ये भाई साहब आपका हो गया वेस्ट। ठीक है, ये आपको दिखाने का तरीका है। इसको आप ओ यानी कि ओरिजिन ले लीजिए, ओरिजिन ले लिए हम लोग। 40 किलोमीटर दिखाना है तो 40 किलोमीटर आप कहिएगा सर यहाँ से लाइन खींचते खींचते 40 किलोमीटर आपका पड़ेगा उधर, क्या कहते हैं पीर 35, हम लोग का जो घर है उधर पड़ेगा। तो सर यहाँ से लाइन खींचे ना पीर 35 तक चलिए, इतना बड़ा लाइन खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा। तो आपको एक छोटा यूनिट ले लेना है, आपको मान लेना है कि हाँ ठीक है 40 किलोमीटर इतना बड़ा होगा, मान लेना है। और दिशा क्या कहा था, ये तो दूरी हो गया 40 किलोमीटर दूरी हो गई। यहाँ पे लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको दिशा भी दिखाना पड़ेगा। तो साउथ से वेस्ट की तरफ बोल रहा है जाने के लिए, क्या बोल रहा है कि साउथ से कहा जाना है वेस्ट, और कितने डिग्री पे जाना है 30 डिग्री पे। साउथ से आप वेस्ट जाइए, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री बना रहा है, गए वेस्ट कितना किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर, आप यहां तक चले आए, ये आपका हो गया 40 किलोमीटर। और ये जो एंगल बना ना, ये थीटा मत लिखिए, 30 डिग्री लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा तो 30 डिग्री। यही आपका हम लोग इसका पोजीशन दिखा दिए, डिस्प्लेसमेंट दिखा दिए। एक तो हम दूरी दिखाए और ये 30 डिग्री एंगल क्या दिखा रहा है, तो दिशा। तो दिशा यानी कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस, इससे आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन हम लोग कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, आप लोग लिखते जाइए, लिखने में कोई कमी नहीं कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जांपल 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग, classify the following measures
is scalars and vectors. Number 1, 5 seconds. Number 2, 1000 centimeter cube. Number 3rd, 10 Newton. 4, 30 kilometer per hour. 5, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 6, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, इस चीज को हम लोगों को बताना है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है. ये चीज हम लोगों को बताना है. आइए एक एक करके देखिए. सेकेंड, सेकेंड किसका है? यूनिट होता है टाइम का. और टाइम के बारे में आपको बताया था, ये स्केलर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं ना है. टाइम आपका क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. इसीलिए ये आपका स्केलर है. फर्स्ट आपका हो गया टाइम स्केलर. ठीक, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो जब यूनिट क्यूब हो जाता है तो किसका होता है? वो किसका यूनिट होता है? आयतन का, वॉल्यूम का. और आपको बताया था वॉल्यूम में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. इसलिए आपका हो जाएगा स्केलर. यानी कि ये आपका हो गया वॉल्यूम का और इसीलिए स्केलर हो गया. 10 न्यूटन. न्यूटन क्या होता है कि किसका यूनिट होता है? न्यूटन फोर्स का होता है ना. फोर्स, फोर्स का मतलब बल. यदि हिंदी लिखना है तो ये लिख दीजिएगा. टाइम का मतलब समय, वॉल्यूम का मतलब आयतन, फोर्स का मतलब बल. हिंदी में लिख देते हैं. ठीक, और बल में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. इसीलिए ये आपका हो गया वेक्टर. 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसका है यूनिट? 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का, स्पीड का होता है. स्पीड यानी कि चाल का होता है. और चाल में दिशा नहीं होती, वेग में दिशा होती है लेकिन चाल में नहीं होती है. झिकझक झिकझक झिकझक, चाल में नहीं होती है. यानी कि स्केलर हो गया. समझ गए? कौन सी क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी. 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जी है. ये क्या है? जी है, जी. 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका हो जाएगा यूनिट? डेंसिटी. बिल्कुल सही बोले, डेंसिटी का एकदम सही बोले. यानी कि घनत्व. और ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है. समझ गए क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी होता है. इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है. नेक्स्ट आपका कहता है कि 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. NORTH होगा, नॉर्थ, NOR, टुवर्ड्स नॉर्थ. यानी कि दिशा भी दे दिया है. किस दिशा में? तो नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा में.
तो दिशा भी है तो वेक्टर हो जाएगा। और मीटर पर सेकेंड ऐसे तो होता है चाल का, स्पीड का, लेकिन स्पीड में दिशा दे दिया है तो एक्चुअल में स्पीड नहीं होगा बल्कि वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि वेग हो जाएगा। और यह सदिश राशि होता है, यानी कि आपका हो गया वेलोसिटी, यानी कि वेग, और ये आपका होगा वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए, यानी कि सदिश राशि आपका होगा। ठीक है, इधर आप लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। एक और आपके एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, इसको बताकर आज सेशन समाप्त कर देंगे और फिर अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। देखिए लास्ट आपका क्या कहता है, एग्जाम्पल 3। इन फिगर which of the vector range of the vectors are number 1 collinear, number 2 equal, number 3 कोइनिशियल। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को बताना है। क्या क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, याद कीजिए, कल मैं बताया था संरेख, इन्हें बताया था। कोलिनियर पैरेलल के बारे में आपको मैं बताया था, और इक्वल वेक्टर है सेकेंड, और फिर आपका क्या है, कोइनिशियल। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले फोटो तो बना लेने दीजिए, फोटो बनेबे नहीं किए तो रख कैसे दिए, फोटो बनाने दीजिए तभी ना होगा फोटो। तो अब देखिए, हम लोगों को बताना है, क्या बताना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोगों को बताना है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आपका क्या हो गया, समांतर। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कोलिनियर और पैरेलल में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कोलिनियर और पैरेलल में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इस सब का मतलब एक ही चीज पूछिएगा कि समांतर के बारे में बोल रहा है, पैरेलल के बारे में बोल रहा है। तो कल जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे ना पैरेलल के बारे में, क्या पढ़े थे डेफिनेशन पैरेलल के बारे में, कि दो वेक्टर है और ये दोनों किसी एक लाइन के समांतर है, चाहे दोनों की दिशा सेम हो सकती है या दोनों की दिशा विपरीत हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल होने के लिए, समांतर होने के लिए आपको सिर्फ इस दोनों को समांतर देखना है। कोलिनियर यानी एक, यदि दोनों एक पर भी हो जाए तब भी आपका चलेगा, नहीं जैसे इस पे देखिए मैं दो वेक्टर दिखा दिया हूं, एक पे है तब भी चलेगा। तो
ये समांतर या एक ही रेखा पर होनी चाहिए। दिशा दाएं बाएं आजू बाजू आधा ऊपर नीचे यानी कि विपरीत हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर आप एक बार फिर से कल मेरा वीडियो देख लीजिएगा यदि कोई दिक्कत हो तो। देखिए ए सी और डी, ए सी यह दोनों एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। और सी डी देखिएगा तो एक ही लाइन पर है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये तीनों ही मिलकर आपका पैरेलल है। क्या मैं बताया, या तो एक ही लाइन पर हो या दोनों समांतर हो, दिशा आजू बाजू हो सकती है, तो आपका पैरेलल वेक्टर कहलाता है। यानी कि पैरेलल वेक्टर आपका क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर आपका क्या हो गया, तो कोलिनियर वेक्टर आपका हो गया ए सी एंड डी। क्या हो गया बाबू, तो ए सी और डी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और अब देखिए तो आपका क्या है, अब आपका क्या कहता है, अब आपका यहां पे कहता है इक्वल वेक्टर। समझिए, समान सदिश। मैं आपको डेफिनेशन में क्या बताया था इक्वल वेक्टर में, इक्वल वेक्टर के लिए क्या है, एक की दोनों का मैग्नीट्यूड समान होनी चाहिए। आप देखिएगा डेफिनेशन में आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैं, कि एक तो आपको डायरेक्शन यानी कि दिशा समान होनी चाहिए, और साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी समान होना चाहिए। समझिए, दिशा भी समान और मैग्नीट्यूड भी समान होने चाहिए। समझिए, तब आपका होता है इक्वल वेक्टर्स। तो देखिए तो वेक्टर ए और सी दोनों की दिशा एक ही तरफ है और दोनों आपका समान है, इसीलिए ए और सी ये आपका हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स। समझिए, क्या बोले कि मैग्नीट्यूड समान और दिशा समान, तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। फिर कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग, कि वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरुआती बिंदु जहां से वो वेक्टर निकलता है वह समान होनी चाहिए। समझ गए, इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु समान होनी चाहिए। तो देखिए इस पॉइंट को गौर कीजिए ध्यान से, एक वेक्टर इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, नहीं इस बिंदु से एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, यानी कि ये आपका हो गया कोइनिशियल वेक्टर। कहने का मतलब है कि बी सी एंड डी, बी सी और आपका डी हो गया कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, होगी भी कैसे आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार फिर से डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, जो कॉपी में लिखे उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, और अब देखिए तो अब एक बार आंसर भी मिला लीजिए, ए सी डी, ए सी डी बिल्कुल ठीक है, ए सी बी सी डी, बी सी डी एकदम ठीक है। अब एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 इसमें 5 क्वेश्चन है। इस पांचों क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। हालांकि मैं कल के सेशन में इस 5 क्वेश्चन को बताऊंगा, इस 5 क्वेश्चन को मैं कल के सेशन में बताऊंगा, लेकिन आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा बनाने का, समझे। और अब मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। अभी भी आपको 1 मिनट का टाइम देंगे लिखने के लिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।
चलिए ठीक है।